हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैं आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आपका यूजीसी नेट है उसका एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सको। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या स्टेजेस होती हैं और कैसे इंटरनेशनल बिजनेस है जो हमारा इन स्टेजेस में काम करता है। तो उससे पहले जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के मीनिंग से। तो देखते हैं क्या होता है मीनिंग। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस की जब बात आती है, इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड नॉलेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड एट अ ग्लोबल और ट्रांसनेशनल स्केल। जब बात करते हैं किसकी, इंटरनेशनल बिजनेस की, इसके अंदर क्या बात होती है कि जो भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, जो हमारी कैपिटल होती है जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, और जो भी हमारी नॉलेज होती है जिसके अंदर हमारे स्किल्ड पर्सन आते हैं, मैनेजमेंट के जो भी बड़े बड़े स्किल्ड पर्सन होते हैं या हमारी जो भी लेबर होती है, इनका जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं इनके अंदर या इनके अलावा जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके अंदर जब ग्लोबल और ट्रांसनेशनल लेवल के ऊपर, स्केल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस बोला जाता है। जिसके अंदर ट्रांसनेशनल क्या होता है, ए लार्ज कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो क्या करती है, अपने जो भी ऑपरेशन होते हैं ना, या जो भी अपने कामों को ऑपरेट करती है, जितने भी उसके वर्क होते हैं वो इंटरनेशनली लेवल के ऊपर करती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आगे देखते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू द ग्लोबल बिजनेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड बिटवीन कंट्रीज। दो कंट्री के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। तो मान लो एक कंट्री थी यूएसए, ठीक है, और दूसरी कंट्री हमारी होगी इंडिया। तो जब ये गुड्स एंड सर्विसेज आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, कैपिटल और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। देखो अब बात आती है कि इन्वॉल्व करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो हम नेशनल लेवल के ऊपर भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर नहीं बनते, जिसकी नीड को पूरा करने के लिए उन रिसोर्सेज को हम लोग परचेज करते हैं, और उनको हम लोग जब करते हैं, दूसरे देशों से परचेज करते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बोला जाता है कि हम लोग दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है इंटरनेशनल बिजनेस ऑल कमर्शियल ट्रांजैक्शन। भी इंटरनेशनल बिजनेस की जब बात करते हैं ना, इसके अंदर जो भी इसकी ऑल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं दैट टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज बियॉन्ड देयर पॉलिटिकल बाउंड्रीज। जब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो उसके अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, दो या दो से ज्यादा कंट्रियों के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कंट्री के बियॉन्ड होती है, जब बात आती है ना बियॉन्ड की, तो मतलब कोई भी सीमा इसके अंदर नहीं देखी जाती, किसी सारी जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो सीमा के पार की जाती हैं, और जितनी भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। पॉलिटिकल बाउंड्री से अलग से जो भी हमारा, देखो इंडिया के अंदर मोदी की गवर्नमेंट है, वो पॉलिटिकल बाउंड्री है। अगर मोदी जी के बाहर, इंडिया के बाहर हम लोग क्या करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं,
उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है ना, इसके अंदर दो या दो कंट्री के बीच में, वो क्या होता है भी, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है एक। मान लो कोई भी प्राइवेट कंपनी है हमारी इंडिया की, वो क्या कर रही है, दूसरे देश के साथ क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। ठीक है, उसके बाद कोई भी हमारी कंपनी क्या हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है। खुद गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ, इंग्लैंड के साथ जो बिजनेस करती है। मतलब एक प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट खुद जब दूसरे देश के साथ क्या करती है, अलग अलग देशों के साथ बिजनेस करती है, उसको इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। ये बहुत ही अच्छा चार्ट है जिसके अंदर एक सीक्वेंस से हम लोगों को बताया गया है कि स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला नंबर है जो डोमेस्टिक लेवल है, जो डोमेस्टिक कंपनी बोला जाता है। दूसरे नंबर पे हम लोग करेंगे इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं। तीसरे के ऊपर हम लोग करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, चौथे के ऊपर जो है ग्लोबल कंपनीज आएंगी। पांचवें के ऊपर है जो ट्रांसनेशनल जो कंपनी है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ये पूरा एक सीक्वेंस है। मतलब सबसे छोटी जो पहले नंबर पे है, सबसे लार्जेस्ट है जो, वो 5 नंबर पे है। इनको आपने ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसके अंदर एक सीक्वेंस पूछ लेते हैं, और लास्ट बार मैंने ये क्वेश्चन देखा भी था। उसके बाद बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। भी डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है, सबसे नंबर वन की जो स्टेज होती है, नंबर वन की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, हमारी डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, एक नेशनल बाउंड्री के अंदर होते हैं। उसका जो भी विजन मिशन है वो क्या होता है, नेशनल बाउंड्री के अंदर होता है। जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसके अंदर काम करती है वो। और इसके जो भी ऑपरेशन होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मतलब हमारी कोई कंपनी है वो इंडिया के अंदर ही काम कर रही है, उसको क्या बोल सकते हैं हम, डोमेस्टिक कंपनी बोल सकते हैं। इसके अंदर और क्या होता है कि दिस कंपनी फोकस करती है किसके ऊपर, इट व्यू ऑन द डोमेस्टिक मार्केट। जो भी हमारी मार्केट है ना, डोमेस्टिक मार्केट है, उसके ऊपर ये क्या करती है, फोकस करती है। और जो भी उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत सारे अवसर आते हैं, उनको क्या करती है, ये एक्सेप्ट करती है। इसके अंदर जो भी सप्लायर्स हैं हमारी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, उन सप्लायर के साथ लिंक रखती है। फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं जो भी उनके, जहाँ ऑपरेट कैसे करती है वो भी नेशनल लेवल के ऊपर करती है। जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर सबसे बड़ा रोल रखते हैं किसी भी कंपनी को डेवलप करने के लिए। और डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, जो डोमेस्टिक लेवल के कस्टमर होते हैं, जैसे हमने माना है कि इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी है, वो सारे ऑपरेशन अपने इंडिया लेवल पे कर रही है, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे कर रही है, तो वो पूरे इंडिया के जो कस्टमर हैं उनको कवर करने की कोशिश की करेगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने माल को सेल कर सके। उसके बाद बात आती है कि जो भी इसके अंदर होता है ना, दीज कंपनीज एनालाइज द नेशनल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे कोई कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है तो वो क्या करेगी, जितनी भी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है ना, वो इंडिया लेवल पे करेगी, वो नेशनल लेवल के ऊपर करेगी। और ज्यादा से ज्यादा जो भी एनालाइज करने के बाद कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। उसके बाद देखते हैं देयर टॉप मैनेजमेंट may have traditional kind of business management। इसके अंदर जब बात करते हैं कि जो भी कंपिटेंसी होती है इनकी, वो क्या होती है, जितने भी इसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट के काम होते हैं वो एक ट्रेडिशनल तरीके से वो करते हैं ज्यादातर। लेस ग्लोबल एक्सपर्टीज, मतलब इसके अंदर ग्लोबल लेवल के जो भी एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको ज्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता। कोज ये जो हमारा कंपनी होती है, इसका जो भी ऑपरेशन होता है वो कहाँ होता है, नेशनल लेवल के ऊपर होता है, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर होता है। तो उनको जो ग्लोबल लेवल के एक्सपर्टीज लोग हैं उनकी जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि हमने जो बिजनेस है हमारा, जो भी हमने काम करने हैं वो सारे क्या है, नेशनल लेवल के ऊपर हैं, तो ग्लोबल एक्सपर्ट की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती।
और जो भी इसके अंदर मैनेजमेंट की जाती है वो ट्रेडिशनल तरीके से ज़्यादातर की जाती है। के बाद बात करते हैं ऐसी कंपनियां होती हैं जो डोमेस्टिक लेवल पर काम करती हैं, नेवर थिंक्स ऑफ ग्रोविंग ग्लोबल लेवल। जब भी बात करते हैं ना किसकी, डोमेस्टिक कंपनी की, वो कभी सोचती नहीं है कहाँ कि वो ग्रो करें, कहाँ पर, ग्लोबल लेवल पर। तो इसलिए वो कभी ऐसा सोचती नहीं है ग्रो करने के लिए, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कहाँ की होती है, सिर्फ नेशनल लेवल की होती है। अगर उन्होंने कोई भी अपनी ग्रो के लिए सोचा है तो वो क्या करेंगे, डिवर्सिफिकेशन करेंगे, जिसके अंदर क्या होता है अपनी ही जो मार्केट है नेशनल लेवल की, डोमेस्टिक लेवल की मार्केट है, उसके अंदर नए नए प्रोडक्ट लेके आएंगे और नए नए जो भी अपने प्रोडक्ट हैं उनको कस्टमर तक लेके जाएंगे। यही स्ट्रेटजी को यूज करते हैं अपना नाम बनाने के लिए, कहाँ पर, डोमेस्टिक लेवल पर, नेशनल लेवल पर। और इसके बाद जो बात आती है कि जो भी के अंदर स्ट्रेटजी यूज की जाती है, वो स्ट्रेटजी किसके लिए यूज की जाती है, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के लिए। कंपनी डज नॉट सेलेक्ट द स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ जो भी हमारा पेनेट्रेटिंग इनटू द नेशनल मार्केट। जो हम लोग इसके अंदर स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो किसके लेवल पर करते हैं, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। इसके अंदर उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर जो भी हमारी ये लाइन दोबारा ऐड होगी है कि जो ट्रेडिशनल तरीके से इसके अंदर मैनेजमेंट की जाती है, लेस ग्लोबल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। उसके बाद लास्ट बात ये है कि डोमेस्टिक कंपनी होती है, जो भी हमारी इसके पास अप्रोच होती है वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच होती है। एथनोसेंट्रिक मतलब जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होती है, एक नेशन के कल्चर से रिलेटेड होती है, मतलब सिर्फ एक पर काम करती है। जैसे इंडिया के ऊपर है, इंडिया के नेशन के ऊपर ही ये काम करेगी और इसका मिशन और विजन है वो नेशनल पॉलिटी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ही क्या होता है, सीमित रहता है। ये एक लिमिटेड तरीके से काम करती हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल कंपनी की कि इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है, तो देख लेते हैं। इंटरनेशनल कंपनी इज अ कंपनी दैट कंडक्ट बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री। मतलब जब बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस की, उसके अंदर क्या होता है कि जब हमारा बिजनेस होता है उस बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं, मोर देन वन कंट्री, हमारा बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री के अंदर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंट्री के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर मे और मे नॉट हैव एनी ऑफिस और ऑपरेशन लोकेटेड, मतलब जो भी हमारी लोकेशन होती हैं किसकी, हमारी कंपनीज की, वो जो ऑफिस होते हैं हमारे जहाँ लोकेटेड हो, जितने भी हमारे ऑफिस होते हैं ना, वो सारे क्या हो सकते हैं, इंडिया के अंदर भी हो सकते हैं। मान लो कोई कंपनी इंडिया की थी, ठीक है, उसका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या था, काम था। तो जब वो इंटरनेशनल कंपनी होगी तो उसका जो ऑफिस होगा वो इंडिया के अंदर होगा, जो भी मतलब ऑफिस है उसका मेन ब्रांच है, हेड क्वार्टर है, वो इंडिया के अंदर होगा। और दूसरे देशों के अंदर, अदर कंट्री के अंदर उसका जो ऑफिस है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मेन बात ये है कि इंटरनेशनल कंपनी की जब बात आती है, वो क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस होता है दो या दो से ज्यादा देशों के अंदर वो कंडक्ट करती है, ऑपरेट करती है। और जो इसका ऑफिस होता है वो मेन जो हेड क्वार्टर होता है वो इंडिया के अंदर होता है। लेकिन इंडिया के बाहर जहां भी ये कंट्री अपने ऑपरेशन या बिजनेस को कंडक्ट करती है वहां पर इसका ऑफिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद जो हम देखते हैं, इवन थोड़ दे थिंक ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, जो ये काम करती है ना हमेशा सोचती हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोग कैसे जा सकें, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकें कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसको ग्रो कर सकें। लेकिन जो भी इसकी अप्रोच होती है वो कौन सी होती है, एथनोसेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि इसके अंदर जो भी काम होते हैं सारे ऑपरेशन होते हैं
हेडक्वार्टर के द्वारा जो हमारी पेरेंट कंट्री होती है, जहां पर हमारी मेन ब्रांच होती है, वहां से इसके सारे ऑपरेशन है वो कंट्रोल किए जाते हैं। डोमेस्टिक ओरिएंटेड ये कंपनी होती है। डोमेस्टिक ओरिएंटेड का मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम लोगों ने इंडिया की कोई कंपनी थी, इसने माल बनाया, ठीक है, मान लो कोई भी इसने माल तैयार कर दिया, जैसे कि कोई भी टी शर्ट तैयार कर दी, ठीक है, टी शर्ट तैयार करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने पूरी इंडिया के अंदर इस टी शर्ट को क्या कर दिया, मार्केटिंग कर दी, इसको सेल कर दिया। अब जो भी हमारा माल बच चुका है, हम क्या करेंगे, उसको फॉरेन में बेचने की कोशिश करेंगे, अदर कंट्री के अंदर अपना बिजनेस है जो करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी बचा हुआ माल है हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। कहाँ करेंगे एक्सपोर्ट, अदर कंट्रीज में। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी काम होते हैं, जो इसके ऑपरेशन होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। लेकिन जो प्रैक्टिस होती है, मतलब काम करते हैं, सारा इंडिया के अंदर करेंगे। लेकिन जो सेलिंग होती है वो कहाँ होती है, इन फॉरेन मार्केट। जो मार्केट होती है हमारी फॉरेन की, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उसके अंदर प्राइस वगैरह रखते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड पॉलिसी रखते हैं, और सारा का सारा जो माल बचा हुआ है वो अदर कंट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। उसके बाद बात आती है, ये क्या करती है, फोकस ऑन गोइंग बियॉन्ड डोमेस्टिक। मतलब जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी होती है, ठीक है, वो तो कहाँ काम करती हैं, पूरी इंडिया के अंदर। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल कंपनी की, तो ये फोकस कहाँ करती है, बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब जो भी डोमेस्टिक है हमारी, जो नेशनल है हमारा, इसके अलावा अदर कंट्रियों के अंदर भी ये क्या करती है, फोकस करती है अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल कंपनीज। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो भी हमारा मार्केटिंग मिक्स कंटेंट होता है ना, उसको तो ये सेम रखती हैं। मतलब वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, जो भी हमारा मार्केटिंग मिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन इसको एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो ऑपरेशन होते हैं अदर कंट्रियों के अंदर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे एक्सटेंड देयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उसको क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करती है। डोमेस्टिक प्राइस होता है या अदर बिजनेस प्रैक्टिस हैं जो भी, वो फॉरेन कंट्री के अंदर जाके की जाती हैं। उसके बाद बात आती है इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी हैव द एथनोसेंट्रिक अप्रोच। एथनोसेंट्रिक अप्रोच मैंने बता ही दिया क्यों होती है, क्योंकि जो भी ये सारे काम होती हैं, जो भी सारे कंट्रोल होते हैं, वो हमारी कंट्री के द्वारा किए जाते हैं। जो एक कंपनी की पेरेंट कंट्री होती है, उसके अंदर जो हेडक्वार्टर होता है, वो सारे काम वहां से क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। और इसके अंदर जो भी इनका विजन होता है ना, वो विजन तो क्या होता है भी, अपनी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करना है इंटरनेशनली लेवल के ऊपर। मतलब अपनी मार्केट बनानी है कहाँ पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर, अदर कंट्री पर अपनी मार्केट को बनाना है। इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर जो हमारी कंट्री में माल बेचने के बाद बच जाता है, उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद बात क्या है कि ये फोकस करती है किसके ऊपर, डोमेस्टिक प्रैक्टिस के ऊपर, एंड एक्सपेंड करती है, अपनी एक्सटेंड करती है सेल को इंटरनेशनल लेवल पर या फॉरेन कंट्री के लेवल पर। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि इंटरनेशनल जो कंपनी है वो कैसे काम करती है, उसका मोटिव क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी की। एमएनसी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एमएनसीज, इसको बोल सकते हैं एमएनसीज। ठीक है, ये क्या होती हैं, जब बात करते हैं ना एमएनसीज की, तो इसके अंदर क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं, जो क्या करते हैं कि होम कंट्री के अंदर तो इनका क्या होता है, एक ब्रांच होती है, लेकिन जो काम करती हैं ये अलग अलग कंट्रियों में जाके डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के अंदर अपने ऑपरेशन करती हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी जिस कंट्री में होती है, मतलब जिसमें हेडक्वार्टर होता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, होम कंट्री बोलते हैं। ठीक है, और जिस कंट्री में जाके वो काम करती हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट कंट्रीज।
ठीक है? जिन-जिन कंट्रियों में ये जाके अपने ऑपरेशन करेगी, उसको क्या बोलते हैं? होस्ट कंट्री बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है देख लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, तो इसके अंदर बात आती है कि जब भी हम मल्टीनेशनल बोल देते हैं मतलब अलग-अलग नेशन के ऊपर ये काम करती है, तभी इसको क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज़। ठीक है? ये क्या करती है, जो इसका हेडक्वार्टर होता है वो एक ही कंट्री के अंदर क्या होता है, एक ही कंट्री के अंदर होता है इसका हेडक्वार्टर। लोकेटेड होता है कहाँ पर? एक ही कंट्री के अंदर, जो होती है इसकी होम कंट्री। पर ये जो भी अपने टास्क करती है ना, मल्टी डोमेस्टिक लेवल पर ये टास्क करती हैं, इसको मल्टी डोमेस्टिक कंपनी भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेस्टिक या डिफरेंट डिफरेंट नेशन के लिए। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, इंडिया के अंदर हमारी होम कंट्री है ये, इसके अंदर हम लोग काम कर यूएसए के अंदर हमारी जो एमएनसी थी, ठीक है? इंग्लैंड के अंदर हमारी एमएनसी थी, चाइना के अंदर हमारी एमएनसी कंपनी थी। अब हम लोग इंडिया में तो अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन यूएसए में उनके कल्चर से, उनके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाएँगे अलग, ठीक है? इंग्लैंड के अंदर अलग स्ट्रैटेजी बनाएँगे, चाइना के अंदर अलग स्ट्रैटेजी बनाएँगे, मतलब अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी बना के जो काम करती है, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब जो भी हमारे ऑपरेशन होते हैं, वो एक अलग तरीके से होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो भी हमारे लोग हैं, उनके लिए सिर्फ़ हिंदू जो भी हमारा भाईचारा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी उनका ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएँगे। यूएसए के अंदर जो भी हमारे अंग्रेज़ लोग हैं, उनके लिए बनाएँगे। इंग्लैंड के अंदर जो भी क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए बनाएँगे। चाइनीज़ लोगों के लिए अलग से प्रोडक्ट बनाएँगे। तो मतलब अलग-अलग स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है, अलग-अलग मार्केट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है मल्टीनेशनल कंपनी होती है हैव अ पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच मतलब मैनी, बहुत सारी अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के लिए। इसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा एक नील एच जैकबो है हमारा, इन्होंने क्या बोला है, जैकबोली ने जो बोला है कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ होती हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, वो ओन एंड मैनेज बिज़नेस इनटू मोर 2 और मोर कंट्रीज़। जो एक डेफिनेशन है, अच्छी डेफिनेशन है, इसके अंदर सिंपल वे से बताया कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बिज़नेस को मैनेज करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के अंदर। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि जो भी हमारी अ, मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट कस्टमर होते हैं, हर कंट्री के अंदर अलग-अलग लोग होते हैं, ठीक है? हर कंट्री डिफरेंट होती है एक दूसरी कंट्री से, तो इसके अंदर उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज़ देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैटिस्फैक्शन दी जा सके। मतलब अलग कंट्री के लिए अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर जो कस्टमर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उनको सैटिस्फाई करने के लिए हम लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो अलग-अलग बनाते हैं। जैसे इंडिया के लिए हम लोग अलग प्रोडक्ट बनाएँगे, चाइना के लिए अलग बनाएँगे, यूएसए के लिए अलग बनाएँगे, मतलब हर कंट्री के लिए अलग-अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग जो भी हमारी कंट्री है, उसके अंदर सेम जो प्रोडक्ट है वो नहीं बेचते। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं हर देश के लिए, उस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हैं और हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, जो पोलो सेंट्रिक ओरिएंटेड अप्रोच है, उसको इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ़ॉलो करते हैं। उसके बाद जो बात आती है, जो ये गाइज़ होती है किस लिए, जैसा हमारा देश होता है वैसा भेष होता है। मतलब इस लाइन का मतलब पता क्या है? जैसा देश वैसा भेष। भी जैसा देश होता है ना, वैसा ही हम लोग वहाँ पर भेष बना के चले जाते हैं और वहाँ पर जो भी उनकी वेशभूषा होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सैटिस्फाई किया जा सके। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, अभी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी होती हैं वो कई बार सूटेबल नहीं बनती। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी होस्ट कंट्री होती है उनमें जो भी मार्केटर्स होते हैं उनकी भी हेल्प हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि वेयर दे ऑपरेट एंड जो भी हमारी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज होती हैं वो सारी क्या होती है, कंट्री की कंसल्टेशन पर बनाई जाती है। मतलब जो भी हमारी कंट्री होती है ना, उसको ध्यान में रख के जो भी स्ट्रेटजी वगैरह है इसके अंदर पॉलिसी और स्ट्रेटजी है कंट्री को कंसंट्रेट करके बनाई जाती हैं, कंट्री के लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल कंपनी की, कि ग्लोबल कंपनी क्या होती है। तो देख लेते हैं ग्लोबल कंपनी क्या होती है। ग्लोबल कंपनी दे आर अपोजिट ऑफ अ मल्टी डोमेस्टिक कंपनी। जो हमारी क्या होती है, ग्लोबल कंपनी होती है, वो किसके अपोजिट होती है, मल्टीनेशनल कंपनी के। क्योंकि उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, हर कंट्री के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाते थे। पर जब बात आती है ग्लोबल कंपनी की, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑफर करते हैं ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। एक वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज जो हमारा प्रोडक्ट है, जिसका सारा सिस्टम फिक्स है, एकदम स्ट्रक्चर वे से बना चुके हैं प्रोडक्ट को, उसको ही हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड लेवल के ऊपर सेल करते हैं। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी की उल्टी है ये। उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, इंडिया में जो प्रोडक्ट बना दिया हम लोगों ने, वही प्रोडक्ट हम लोग क्या करते थे, दूसरी कंट्रियों में सेल नहीं करते थे। वहां यूएसए के लिए अलग बनाते थे, चाइना के लिए अलग बनाते थे, इंग्लैंड के लिए अलग बनाते थे, जापान के लिए अलग बनाते थे। लेकिन जब ग्लोबल नेशनल या ग्लोबल कंपनी की बात आती है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है हमारे पास, उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड में बेचते हैं। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो एकदम फिक्स है, उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। इनका जो मेन गोल होता है ना, वो क्या होता है, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट एज मच पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना के ज्यादा एफिशिएंसी को यूज करके पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और किसके लिए बनाते हैं, सारे वर्ल्ड के लिए। पर इसके पीछे रीजन है कि ये कॉस्ट को कम करना चाहते, जितनी भी हमारी कॉस्ट आती है ना, अगर हम लोग, आपको पता ही है कि जो भी चीज हम लोग लार्ज लेवल अमाउंट पे बनाएंगे तो उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आएगी। तो ग्लोबल कंपनी भी ऐसा जो लॉ है ना हमारा, इसको यूज करती है। और इसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम है इसके अंदर भी, जो हमारा प्रोडक्ट है अगर उसको लार्ज लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद ये बात करती है, ग्लोबल कंपनीज आर हाईली सेंट्रलाइज एंड सब्सिडरी आर ऑफन वेरी डिपेंड ऑन द हेडक्वार्टर। इसके अंदर एक कंपनी होती है जो हमारी ग्लोबल लेवल पर, उसकी जो पेरेंट कंपनी होती है या पेरेंट कंट्री के अंदर उसका जो हेडक्वार्टर होता है, वो ज्यादातर उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। जो इसकी सब्सिडरीज होती हैं अलग अलग देशों के अंदर, वो क्या है, अपने हेडक्वार्टर के जो भी उसके ऑर्डर आएंगे उनका वेट करती है, उसके बाद ही कोई एक्शन लेती है। मतलब सारा जो काम होता है ना, एक कंट्री जो इसकी पेरेंट कंट्री होती है, जो इसका हेडक्वार्टर होता है कंपनी का, वहां से हैंडल किया जाता है, वहां से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद बात आती है देयर मेन रोल इट इम्प्लीकेट ऑफ द पेरेंट कंपनी डिसीजन एंड एक्ट ऑफ, जो भी पाइपलाइंस ऑफ प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी। ठीक है। जो भी हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, जो हमारा काम होता है ना जितना भी, वो पेरेंट कंपनी जो हमारी होती है उसके डिसीजन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब जितने भी काम है वो सारे कौन करेगी, हमारी पेरेंट कंपनी करेगी। ठीक है। जिसने जितने भी डिसीजन है, प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी है, वो सारे कौन करेगी, हमारी पेरेंट कंपनी करेगी। लेकिन सब्सिडरी जो कंपनीज होती हैं वो उनको क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो जो भी हमारी पेरेंट कंपनी काम करती है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये एक मॉडल भी होता है। दिस मॉडल इज एज आल्सो नोन एज द हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब पता क्या होता है,
कि एक जो हमारा हब है, पेरेंट कंपनी है, वो क्या करेगी, सभी कंपनियों को स्पोक करेगी, उनको डिसीजन लेने के लिए बोलेगी कि आप ऐसा-ऐसा डिसीजन लो, खुद स्ट्रैटेजी बनाएगी प्रोडक्ट की, खुद प्रोडक्ट डिसाइड करेगी, सारे काम खुद करेगी और बाकी जो सब्सिडरीज हैं वो क्या करेंगी, ग्लोबल कंपनी को, जो पेरेंट कंपनी है उसको देख के क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट इन वन कंट्री एंड मार्केट ग्लोबली। जो इसके अंदर मेन बात है ना, जो इसकी मेन फोकस है, वो क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट क्या करते हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर। मतलब एक कंट्री है जो सारे काम करेगी, ठीक है, लेकिन जो मार्केट है ना ग्लोबल कंपनी की, वो ग्लोबल लेवल के ऊपर होगी। प्रोडक्ट एक कंपनी बनाएगी, जैसे इंडिया के अंदर कोई कंपनी थी, हेडक्वार्टर था किसी कंपनी का, वहां से माल बनेगा, लेकिन जो मार्केटिंग है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर होगी। उसके बाद जो भी हमारा इसके अंदर प्रोडक्ट होता है वो कैसे ऑफर करते हैं हम लोग, एक स्टैंडर्ड लेवल होता है प्रोडक्ट का, स्टैंडर्डाइज कोर प्रोडक्ट होता है, उसको ही हम होल मार्केट के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर बेचना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है ग्लोबल जो एंटरप्राइजेज होते हैं हमारे, वो कंपनी जो ऑपरेशन करती है अपने सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके, वो क्या होते हैं, वर्ल्ड लेवल के ऊपर होते हैं, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, बहुत सारा जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, कैपिटल होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस मार्केट होती है इनकी, क्योंकि ये पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर अपना काम करते हैं। और जो भी इनकी स्ट्रेटजी एंड नेटवर्क होता है ना, वो पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर काम करता रहता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल कंपनी बोलते हैं। ग्लोबल कंपनी है जो जो भी अपनी स्ट्रेटजी है वो भी ग्लोबल लेवल के ऊपर लेंगी, जो भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भी इसकी जो भी हमारी होम कंट्री है ना, एक होम कंट्री के अंदर इसकी एक कंपनी होती है, हेडक्वार्टर होता है, लेकिन एक सिंगल कंट्री एंड मार्केट प्रोडक्ट थॉट वर्ल्ड, जो भी वो होम कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ना, वो ही थॉट आउट क्या करती हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बेचती हैं। एक ही प्रोडक्ट को सिंगल कंट्री बनाती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको क्या कर देती है, एक्सपेंड कर देती है। इट में आल्सो प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ग्लोबली एंड मार्केट देम डोमेस्टिकली। मतलब डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्या करते हैं, मार्केट करते हैं। या तो ये क्या करती है कि जो प्रोडक्ट है वो होम कंट्री में बनाएगी और जो उसकी मार्केट है वो पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर करेगी। यहाँ क्या होता है, प्रोडक्ट ग्लोबली बनाया जाएगा और मार्केट है जो डोमेस्टिकली लेवल के ऊपर की जाएगी। बातें इसके अंदर दो हैं, या तो प्रोडक्ट को क्या बनाया जाएगा, ग्लोबल लेवल के ऊपर, और उसकी मार्केट की जाएगी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि एक इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक लेवल पे बना के मार्केट ग्लोबल लेवल के ऊपर की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी की। ट्रांसनेशनल कंपनी क्या होती है, जब बात करते हैं ना ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है, अभी किसी प्रकार की कोई भी लिमिट नहीं होती। मतलब जो भी हम काम करते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, सर्विसेज क्या होती हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। इनकम एंड एसेट्स मैनेजमेंट है, या बहुत सारे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका जो भी एक्सचेंज करना है ना, मोर देन वन कंट्री किया जाएगा। और इसके जो भी ऑपरेशन है ना, ट्रांसनेशनल कंपनी जो भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के बाहर जो काम किया जाता है ना, एक कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री के बाहर जो भी सारे काम किए जाते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर किए जाएंगे। इट इज एन इंटीग्रेट ग्लोबल एंटरप्राइज एंड लाइक ग्लोबल रिसोर्सेज विद द ग्लोबल मार्केट एट प्रॉफिट। जब भी बात करते हैं इसके अंदर भी, इसके अंदर पूरी वर्ल्ड की मार्केट को एक इंटीग्रेशन के अंदर बांध दिया जाता है। जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो भी ग्लोबल लेवल के ऊपर यूज किए जाते हैं। कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी किसी भी ग्लोबल लेवल के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकती हैं, किसी भी देश के रिसोर्सेज को यूज कर सकती हैं, किसी भी ग्लोबल लेवल की मार्केट को इसके अंदर यूज किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रॉफिट है गेन किया जा सके। उसके बाद बात आती है कि जो भी इसके ऑपरेशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल के होते हैं।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने ग्लोबल लेवल के रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइजेशन किया जा सके और ग्लोबल मार्केट के ऊपर काम किया जा सके। और इसको क्या बोलते हैं? जियो सेंट्रिक ओरिएंटेड अप्रोच या इंटीग्रेशन नेटवर्क। हम क्या बोल सकते हैं? इसके अंदर क्या आता है? ट्रांसनेशनल कंपनी के अंदर ये जियो सेंट्रिक ओरिएंटेड होती है और इसके अंदर इंटीग्रेटेड नेटवर्क को क्या करते हैं हम लोग? एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद क्या बात आती है कि जो भी हमारी इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं, सेम ऐसे ही इसका जो हेडक्वार्टर है ना, एक कंट्री के अंदर होता है। लेकिन जब बात आती है ना ट्रांसनेशनल कंपनी की, तो हर कंट्री के अंदर ये अपनी सब्सिडरी बना लेते हैं। या तो वो पार्शली हो सकती है या पूरी की पूरी अपनी जो होल कंट्री है उनके अंदर अपनी सब्सिडरी है ना, उनको वहां जाके एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल अपना रख सकते हैं हर कंट्री के ऊपर। उसके बाद देखते हैं कि जो भी इसके अंदर सब्सिडरी होती है वो रिपोर्ट करती है हेडक्वार्टर को। मतलब जहां पर एक पेरेंट कंपनी होती है ना, ट्रांसनेशनल कंपनी का जो हेडक्वार्टर होता है, सारी सब्सिडरी कंपनी वहां पर अपनी रिपोर्ट करेंगी और वहां से जो भी डिसीजन आएगा उसको फॉलो करेंगी। उसके बाद ये क्या होती है? जियो सेंट्रिक अप्रोच होती है, पूरे ज्योग्राफिकल या पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर ये काम करती है। इनका जो मेन काम होता है थिंक लोकली। जो भी इनका काम होता है, थिंक तो लोकली होती है पर एक्ट ग्लोबली होता है। काम तो ये लोकल लेवल पे करते हैं भी, हर कंट्री के अंदर जो लोकल लोग हैं उनकी क्या नीड्स हैं उनको सोच विचार करते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये सोच विचार करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसनेशनल कंपनी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? वन स्ट्रेटजी यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। हर दुनिया के अंदर जैसे टाटा नमक है, तो वो पूरी दुनिया के अंदर अपना टाटा नमक के नाम से ही बेचेंगे। अब जियो वाले हैं, अगर वो क्रॉस द बाउंड्री काम करने लग जाएं तो वो अपना नाम भी जियो रखेंगे और जो प्लान्स वगैरह वो भी सेम पूरी दुनिया के लिए वो क्या करेंगे? एप्लीकेट करेंगे, एक्ट ग्लोबली कर देंगे उनको। और इसके अंदर बात आती है ना, जब इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ये सारी बातों को शेयर किया जाता है। मतलब ग्लोबल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं, मैनेजमेंट भी काम करते हैं पूरी दुनिया के लेवल के ऊपर, वर्ल्ड वाइड जो हमारी लेवल है उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं, डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कस्टमर हैं वर्ल्ड लेवल के, उनको सेटिस्फाई किया जा सके। इसके बाद जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको भी क्या करते हैं हम लोग? प्रो रिक्रूटमेंट कर लेते हैं उनको, किसके लिए भी? हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी के अंदर काम करो, और उनको हम लोग क्या करते हैं? ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या कर सकते हैं? डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसकी बता रहा हूँ ट्रिक्स, इसको याद कैसे किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसको याद करते हैं, DIMGT। इसका मतलब क्या है? DI की मैनेजमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डी का मतलब होता है डोमेस्टिक कंपनी, आई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कंपनी, और एम का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, और जी का मतलब होता है ग्लोबल कंपनी, और टी का जो मतलब होता है हमारा ट्रांसनेशनल कंपनी। तो इस ट्रिक से हम इसको क्या कर सकते हैं? एक सीक्वेंस के अंदर याद कर सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं DI की मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसको याद रखने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके साथ आगे भी जो आने वाली वीडियो हैं उनको आसानी से शेयर कर सकूं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।